वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज डीडीसीए के कथित घोटाले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया। डीडीसीए में कथित घोटाले को लेकर बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद के आरोपों पर तो जेटली संसद से लेकर कोर्ट तक खामोश रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई के लिए वो खुद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। जेटली ने आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, आशुतोष, संजय सिंह, कुमार विश्वास, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इसके साथ जेटली ने दिल्ली हाईकोर्ट में इन नेताओं पर 10 करोड़ का मानहानि का केस दायर किया है। वित्त मंत्री जेटली ने गवाह के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा और स्वपन दास गुप्ता का नाम दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को है। अगर आप पार्टी ऐसा मानती है कि इससे अरुण जी की छवि धूमिल होगी, तो मुझे लगता है कि वो दिवा स्वप्न में है। इससे उनका ही नुकसान होने वाला है। जेटली के मानहानि केस पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया पलटवार। केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट में केस कर जेटली हमें डराने की कोशिश ना करे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी डीडीसीए मामले में जेटली से हो रही टक्कर से पीछे हटने को तैयार नहीं है। केजरीवाल ने कहा, जेटली को जांच कमीशन के साथ सहयोग कर उन्हें खुद को निर्दोष साबित करना चाहिए। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। हमको जेल भेजने की और जेल में डालने की धमकी ना दें। केजरीवाल सरकार ने डीडीसीए में घोटाले के आरोपों को लेकर वरिष्ठ वकील और पूर्व सॉलिसिटर जनरल की अध्यक्षता में जांच कमेटी बना दी है। डीडीसीए में कथित घोटाले पर अरुण जेटली और कीर्ति आजाद संसद में आमने सामने। जेटली ने कहा, डीडीसीए में नहीं हुआ घोटाला। कीर्ति आजाद एसआईटी से जांच की मांग पर अड़े। किसी ऐसे भाइयों ने ये रिपोर्ट नहीं दी कि ये खर्चा गलत हुआ। ऐसे भाइयों ने इस पूरे खर्चे को स्वीकार किया और इस विषय पर कोई फाइंडिंग नहीं दी। ये सारा आरोप बेबुनियाद है, एकदम अपने आप में गलत है। मेरे ख्याल से इनको मांग करनी चाहिए कि टाइम बाउंड हो, सीबीआई के ऊपर एसआईटी लग करके बैठ करके उसको दिखवाए और 3 महीने 4 महीने के अंदर सामने आ जाए। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने कल एक स्टिंग ऑपरेशन की सीडी जारी करते हुए दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाले का आरोप लगाया था। कीर्ति आजाद का कहना है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम बनाने में घोटाला हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। राम मंदिर बनाने के लिए लाए गए पत्थरों की पूजा की गई। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने कहा, मोदी आ गए हैं तो अब जल्द बनेगा मंदिर। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने दावा किया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए तराशे गए पत्थरों का शिला पूजन हो चुका है। पूजन के बाद इन पत्थरों को एक नए स्थान पर राम सेवकपुरम में रखा जा रहा है। 2 ट्रक पत्थर अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के हेडक्वार्टर पहुंच चुका है। शासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। भगवान की कृपा से मोदी की सरकार आ गई है। हिंदुओं की जो भावना है उसकी पूर्ति निश्चित ही समय पे जल्दी से जल्दी होगी। 6 महीने पहले विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनाने के लिए मुहिम तेज किया था। इससे पहले संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी 2 बार कह चुके हैं कि राम मंदिर बनाकर ही अशोक सिंघल को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर दावा करने वाले पक्षकार हाशिम अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राम मंदिर को लेकर शुरू हुई बयानबाजी और गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहता हूँ कि इस किस्म के जो बयानात हो रहे हैं, जो शिला पूजन हो रहा है, इसको रोका जाए। अभी 2017 तक उनको ये बात दिखाना है, क्योंकि 2017 में जब यूपी में इलेक्शन होंगे तो उनसे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग पूछेंगे कि आपने 2.5 साल हो गए, पूरे 3 साल हो गए आपकी सरकार को आए हुए, आपने क्या किया। समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि जब भी चुनाव आता है तब बीजेपी और वीएचपी राम मंदिर का राग अलापने लगते हैं। मायावती ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है। दिल्ली गैंगरेप के नाबालिग दोषी को रिहा किए जाने के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि वो कानून के परे जाकर कोई आदेश नहीं दे सकती।
दिल्ली गैंगरेप के नाबालिग दोषी की रिहाई रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का दावा करने वाले दिल्ली महिला आयोग का रुख अदालत में बदला हुआ नजर आया। दिल्ली महिला आयोग के वकील ने कहा कि वो रिहाई को रुकवाने के लिए नहीं बल्कि दोषी को सुधारने और उसके पुनर्वास का इंतजाम करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट आए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वो कानूनन इस मामले में कोई राहत नहीं दे सकता। अगर दिल्ली सरकार चाहती है कि उस दोषी का पुनर्वास किया जाए तो वो इसका इंतजाम खुद कर सकती है। किसी भी अपराध के नाबालिग दोषी को कानूनन अधिकतम 3 साल तक के लिए ही सुधार गृह में रखा जा सकता है। ये अवधि पूरी हो जाने की वजह से गैंगरेप के नाबालिग दोषी को भी रिहा किया जा चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर में 16 दिसंबर गैंगरेप पीड़िता के परिवार ने जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल 2014 को पास कराने की मांग की। परिवार ने कहा, जब तक बिल पास नहीं होता प्रदर्शन जारी रहेगा। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं। यहाँ निर्भया के माता पिता के साथ कई संगठनों के लोगों ने कैंडल जलाकर निर्भया को याद किया और अपनी श्रद्धांजलि दी। निर्भया के माता पिता ने अब मोदी सरकार और राजनीतिक पार्टियों से नाबालिग के जघन्य अपराधों के लिए जुवेनाइल कानून में बदलाव कर राज्यसभा से बिल को जल्द पास कराने की मांग की। नाबालिगों के जघन्य अपराधों को लेकर जुवेनाइल कानून में बदलाव का बिल लोकसभा से पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में ये अटका हुआ है। मंगलवार को राज्यसभा में ये बिल पेश होना है, तो वहीं पीड़िता के परिवार को कांग्रेस ने भी ये बिल पास कराने का आश्वासन दिया है। रोहतक के नेपाली युवती गैंगरेप एवं हत्या मामले में 7 दोषियों को फांसी की सजा। रोहतक कोर्ट ने सुनाया फैसला। 4 फरवरी 2015 को बहु अकबरपुर के पास खेतों में नेपाली युवती का शव मिला था। यह युवती दिमागी रूप से बीमार थी, जिसका रेप करने के बाद बेरहमी से कत्ल किया गया था। मामले में कुल 9 आरोपी थे, जिनमें से एक ने गिरफ्तारी से पहले ही खुदकुशी कर ली थी, जबकि 8 को पुलिस ने 9 फरवरी 2015 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक नाबालिग था, जिसका केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। अगर आप छोटे बच्चों के साथ मॉल या सिनेमा हॉल जाते हुए एस्केलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी बरतें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मॉल में एक बच्चे का हाथ एस्केलेटर में फंस गया। तस्वीर में दिख रहा है 7 साल के साजन का बायां हाथ एस्केलेटर में फंसा हुआ है। रायपुर में श्याम प्लाजा मॉल में साजन की मां काम करती हैं। मॉल की पहली मंजिल पर खेलते हुए साजन का तौलिया एस्केलेटर पर गिर गया, जिसे उठाने की कोशिश में साजन का हाथ एस्केलेटर में फंस गया। मौके पर पहुंची पुलिस और इंजीनियर्स की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद साजन का हाथ निकाला। फिलहाल साजन अस्पताल में भर्ती है। अब पुलिस जांच कर रही है कि साजन का हाथ आखिर एस्केलेटर में फंसा कैसे। क्या इसमें एस्केलेटर लगाने वाली कंपनी की कोई लापरवाही है? मुंबई से सटे अंबरनाथ में रेलवे ट्रैक पर गिरे बच्चे की जान बाल बाल बची। मुंबई पुलिस के एक जवान ने दिलेरी दिखाते हुए बचाई जान। सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें किसी चमत्कार से कम नहीं। रेलवे ट्रैक पर भागकर आते हुए 5 साल के बच्चे को देखिए और फिर सामने से आती हुई ट्रेन को। प्लेटफॉर्म पर मौजूद मुंबई पुलिस के जवान ने तेजी से बच्चे को ऊपर खींच लिया और इस तरह बच्चे की जान बच गई। बच्चे की जान बचाने वाला शख्स मुंबई पुलिस का जवान संदीप घोसले है। बच्चे की जान बचाने के बाद उसने बच्चे को गले से लगा लिया। तो कल्याण के अंबरनाथ पर मुंबई पुलिस के जवान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब मुंबई से एक और खबर, जहां से 3 नौजवानों के आतंकी संगठन आईएस में भारत के नौजवानों में भर्ती होने की जानकारी सामने आई। दुनिया का खूंखार आतंकी संगठन भारत के लड़कों को फुसलाकर आतंकी ट्रेनिंग दे रहा है। मुंबई के 3 लड़कों के आईएस में शामिल होने की खबर आई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। मोहसिन शेख, ऑटो ड्राइवर, उम्र 26 साल। वाजिद शेख, ग्रेजुएशन की डिग्री, उम्र 25 साल। और अयाज सुल्तान, कॉल सेंटर कर्मचारी, उम्र 23 साल। मुंबई के मालवनी इलाके के तीनों युवक आतंकी ट्रेनिंग लेने सीरिया में आईएस के पास चले गए हैं। कई दिनों तक गायब रहने के बाद 16 दिसंबर को वाजिद के घर वालों ने खुद पुलिस को खबर दी है और अब एटीएस तीनों के परिवार से पूछताछ कर रही है। अब तक की जांच बताती है कि इंटरनेट के जरिए जुड़ने के बाद तीनों ने एक साथ जाने का प्लान बनाया था। कुछ दिन पहले पुणे की 16 साल की लड़की आईएस के लिए सुसाइड बॉम्बर बनने की राह पर थी, लेकिन पुलिस को वक्त रहते पता चल गया और अब उसकी काउंसलिंग की जा रही है। मुंबई के बांद्रा में एक शिवसैनिक के घर पर शिवसैनिकों ने ही तोड़फोड़ कर दी। आपसी झगड़े की वजह से ऐसा हुआ। शिवसेना नेता विजय चित्रे के घर तोड़फोड़ करने वाले शिवसैनिक ही थे। गुस्साए शिवसैनिकों ने घर के बाहर रखे सामान को तोड़ डाला और खूब हंगामा किया।
जब ये सब कुछ हो रहा था तब विजय चित्रे घर पर नहीं थे। विजय चित्रे का भतीजा अखिल चित्रे राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में है। विजय का दावा है कि अखिल का एक स्थानीय शिवसेना नेता से झगड़ा चल रहा था, जिस वजह से तोड़फोड़ हुई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन शिवसैनिक के घर शिवसैनिकों के हंगामे से हर कोई हैरान है। बदनामी के डर से राजस्थान के चूरू जिले में एक परिवार के 4 लोगों ने की खुदकुशी। परिवार के बड़े लड़के पर लगा है हत्या का आरोप। चूरू पुलिस के हत्थे चढ़े धर्मपाल पर एक शख्स की हत्या का आरोप है। धर्मपाल की गिरफ्तारी से उसके घर वाले इतने परेशान हुए कि परिवार के 4 सदस्यों ने तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक धर्मपाल को शक था कि उसकी बहन का संबंध प्रेम सिंह नाम के एक शख्स के साथ था। इसी शख्स की वजह से उसने धारदार हथियार से प्रेम सिंह की हत्या कर दी। धर्मपाल के खेत से प्रेम सिंह का शव मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब धर्मपाल से पूछताछ कर इस मामले की बिखरी कड़ियों को जोड़ने में लगी है, लेकिन इलाके में 5 लोगों की मौत ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बेटी सुनैना देवी और दामाद योगेंद्र पर अपनी बहू सोनी देवी की हत्या कर शव गायब करने का केस दर्ज हुआ है। गया के खरखुरा मोहल्ले में ये घर जीतन राम मांझी की बेटी सुनैना देवी का है। घर पर ताला लगा हुआ है। इस घर के आसपास पुलिस तैनात है। सुनैना देवी के बेटे विक्की की पत्नी सोनी देवी रविवार से लापता है। सोनी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि सुनैना देवी ने अपने परिवार के साथ मिलकर सोनी की हत्या कर शव को गायब कर दिया है। पार्षद सुनैना देवी भी फिलहाल फरार है। मांझी के दामाद योगेंद्र ने बहू पर ही घर से 2 लाख रुपए चुराकर खुद ही गायब होने के आरोप लगाए हैं। सोनी के परिजनों ने मांझी के बेटी और दामाद पर दहेज के लिए हत्या कर सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ऑड इवन योजना में सहयोग मांगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वो अपने मंत्रियों और सचिवों को ऑड इवन स्कीम का पालन करने के लिए कहे। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को फटकार लगाते हुए कहा, अगर प्रदूषण रोकथाम से जुड़ी सभी संस्थाएं कायदे कानून के हिसाब से काम करती तो आज दिल्ली में वायु प्रदूषण की ऐसी समस्या नहीं होती। दिल्ली में 1 से 15 जनवरी के बीच में एक दिन ऑड और एक दिन इवन गाड़ी चलाने का फैसला लिया गया है। संसद परिसर में सांसदों के लिए अब चलेंगी बिजली से चलने वाली बसें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुई सांसदों के लिए नई बस सेवा की शुरुआत। पीएम मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को इस बस की चाबी भेंट की। इस बस को डीजल इंजन से बिजली की बैटरी से चलने वाली बस में परिवर्तित किया गया है। ये बैटरी देश में ही बनाई गई है। पीएम ने इसे मेक इन इंडिया अभियान की अनोखी मिसाल कहा है। सरकार की योजना देश भर में डीजल से चलने वाली 1.5 लाख बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने की है। इस तरह की नई बस से ट्रांसपोर्टेशन के साथ प्रदूषण में भी कमी की जा सकेगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 2000 सीसी और उससे ऊपर की डीजल इंजन वाले वाहनों की रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा रखी है। देश भर के पुलिस वालों की परेशानी सुनेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 16 लाख थानों के फोन नंबर मंगवाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानना चाहते हैं कि थाना स्तर पर पुलिस वालों को क्या दिक्कत होती है। इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने गृह मंत्रालय को कहा है कि देश के 16 लाख पुलिस थानों के फोन नंबर्स और एसएचओ के नाम उन्हें 26 दिसंबर से पहले दिए जाएं। पुलिस वालों को जिम्मेदार और कानून व्यवस्था को अच्छे बनाने के लिए लंबे समय से पुलिस सुधारों की मांग की जाती रही है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री अब इस दिशा में गंभीरता दिखा रहे हैं। बिहार के पटना में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं है। पुलिस ने मात्र 12 दिनों में 50 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया है। सीसीटीवी फुटेज की ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना के चौराहों की है, जहां पर ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ पटना के डीआईजी शालीन खुद निगरानी कर रहे हैं। पुलिस की वर्दी से लेकर गाड़ियों की रफ्तार तक डीआईजी साहब की कड़ी निगरानी में है। डीआईजी शालीन का कहना है कि पटना में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी विभाग का क्यों न हो। पटना रेंज के डीआईजी शालीन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार फोर्स एसपीजी में थे। यूपी में तस्वीर बदलने के लिए अखिलेश सरकार के साथ हुए देश के बड़े उद्योगपति रतन टाटा राज्य में कृषि, मकान जैसे क्षेत्रों के अलावा तमाम और योजनाओं में एक साथ काम करने के लिए हुआ करार। लखनऊ में टाटा ट्रस्ट और यूपी सरकार के बीच स्वास्थ्य, आवास, सौर ऊर्जा के साथ कई क्षेत्रों पर सहयोग को लेकर करार किया गया। टाटा ट्रस्ट के मुखिया रतन टाटा और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक दूसरे की खूब तारीफ की। इस मौके पर रतन टाटा ने खुद को यूपी का दोस्त बताते हुए कहा कि यूपी को अब तक कम करके आंका गया है।
अखिलेश यादव ने कहा कि देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में जितना काम होना चाहिए था उतना अभी तक नहीं हो पाया है। यूपी में साल 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव हाल के दिनों में विकास के कामों को रफ्तार देने के साथ राज्य में निवेश को लेकर के भी काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। नेपाल में आंदोलन कर रहे मधेसी समुदाय के लोगों के लिए एक अच्छी खबर। नेपाल की सरकार संविधान संशोधन के लिए तैयार हो गई है। कल रात हुई आपात बैठक में नेपाल की सरकार ने संविधान में संशोधन करने पर सहमति जताई है। अगर संविधान संशोधन होता है तो राजनीतिक भागीदारी और जनसंख्या के आधार पर सीटों को सीमित करने वाले प्रावधान को हटाने की मधेसियों की मांग पूरी हो जाएगी। इसके अलावा प्रांतों के बंटवारे पर मचे बवाल को भी हल करने की कोशिश की जाएगी। 20 सितंबर को अपनाए गए संविधान का मधेसी समुदाय कड़ा विरोध कर रहा था। इस हिंसक आंदोलन में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भारत से वहां जाने वाली जरूरी सामान की सप्लाई रुकने की वजह से नेपाल में जरूरी चीजों की भारी किल्लत पैदा हो गई है। स्पेन में हुए आम चुनावों में वोटों की गिनती हुई पूरी। प्रधानमंत्री मारियानो की पार्टी को मिली सबसे ज्यादा सीटें। 4 दिन पहले स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो राखोय को चुनाव प्रचार के दौरान एक नौजवान ने मुक्का जड़ दिया था। वोटों की गिनती में पीएम मारियानो की पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा 123 सीटें मिली हैं। 350 सदस्यों वाली स्पेन की संसद में बहुमत के लिए 176 सीटें चाहिए और अब उन्हें दूसरे दलों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार चलानी होगी। मारियानो राखोय दूसरी बार स्पेन के प्रधानमंत्री बनेंगे। मंदी के दौर से गुजर रहे स्पेन के युवाओं के सामने बेरोजगारी बड़ी समस्या बनकर खड़ी है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए लड़ाई तेज हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी के बड़े दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को झूठा कहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से सबसे बड़े दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को झूठा कहा है। ट्रंप ने हिलरी के उस दावे को भी बनावटी कहा जिसमें हिलरी ने दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप आतंकी संगठन आईएस के लिए सबसे बढ़िया नियुक्ति कराने वाले व्यक्ति हैं। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुसलमानों को अमेरिका में आने से रोका जाए, जिसका भारी विरोध हो रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव अगले साल होना है। चीन के शेंजन शहर में अचानक भरभर से गिर पड़ी इमारत। जमीन खिसकने से 30 से ज्यादा इमारतों को नुकसान, करीब 100 लोग लापता। यह तस्वीरें हैं चीन के शेंजन इलाके की। यहाँ पर जमीन खिसकने की वजह से ये बिल्डिंग चंद सेकंड में भरभराकर गिर पड़ी। यहाँ पर ऐसी 33 इमारतें हैं जिनका नुकसान हुआ है। कुल 13 लोग इस हादसे में जख्मी हो गए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। कुल 91 लोगों के बारे में अभी कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। यह शहर चीन के बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक है। चीन का इस साल का ये चौथा बड़ा हादसा है। आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपके सिर पे मिस यूनिवर्स का ताज रख दे और थोड़ी देर बाद उसे वापस ले ले? कुछ ऐसा ही हुआ मिस यूनिवर्स 2015 के मंच पर। कुछ इस तरह मिस कोलंबिया के सिर से उतारकर मिस फिलीपींस को पहनाया गया मिस यूनिवर्स का ताज। अमेरिका के लास वेगास में 64वें मिस यूनिवर्स समारोह में अजीब नजारा देखने को मिला। दरअसल होस्ट स्टीव हार्वे ने गलती से मिस फिलीपींस पिया अलोंजो की जगह कोलंबिया की अरियाडना को विजेता बता दिया था। बाद में उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। भारत की उर्वशी टॉप 15 में भी जगह नहीं बना पाई। होस्ट की इस गलती से कोलंबिया की अरियाडना पर क्या बीती होगी वो तो वही जानती होंगी।